हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Noki24 पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में 60,244 पद जो कांस्टेबल के थे, है ना, भर्ती प्रोसेस में है और लास्ट स्टेज पर है। केवल मेडिकल शेष रह गया है और जो हमारे साथी मेडिकल में पास हो जाएंगे वो फाइनल सिलेक्शन होकर उनका कहाँ चले जाएंगे? ट्रेनिंग चले जाएंगे, है ना। लेकिन अब सवाल बनता है कि चलो ये तो ट्रेनिंग चले जाएंगे, लेकिन जो भी साथी रह गए हैं, चाहे लड़का हो या फिर वो लड़की हो, यानी कि पुरुष हो या फिर महिला हो, उनका क्या होना है? क्या कोई ऐसी वैकेंसी है जो अभी वर्तमान में आने वाली है या फिर आने वाले कुछ समय में आने वाली है? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप पुलिस का सपना रखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती हो जाए, तो ये वीडियो खासतौर से आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आने वाली कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, कब आ रही है, कितने पद आएंगे, क्या आयु मांगी जाएगी, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका फिजिकल है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है ना। हर एक चीज पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही Noki24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से कोई भी भर्ती प्रोसेसिंग में होती है या फिर कोई नई भर्ती आती है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर इसी चैनल के माध्यम से आप तक मैं हाजिर होता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर आज की इस वीडियो में है क्या खास। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती आती है यूपी पीआरपीबी के माध्यम से आती है ना। अब जो आपकी वैकेंसी आएगी यूपी पीआरपीबी रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से आएगी, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, है ना। अब जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के लिए आना है या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए आना है। अब जो नोटिफिकेशन आता है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, लेकिन उन बहुत सारे पेजेसों में बहुत कुछ लिखा होता है, जिसमें कुछ हमारे काम का होता है और कुछ नहीं भी होता। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जिनको जानना बेहद जरूरी होता है, और कुछ ऐसी होती है जिनको स्किप भी कर दे तो कोई परेशानी नहीं होती। अब वो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 100 डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ Noki24 आपका चैनल है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, है ना, निवेदन कर रहा हूँ कि Noki24 आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें। अब साथ ही कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहला सवाल बनता है जो इम्पोर्टेंट डेट्स की है ना। अब इम्पोर्टेंट डेट्स का मतलब जैसे आपके किस दिनांक से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, किस दिनांक को आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगी, किस दिनांक को आपकी फीस की लास्ट डेट होनी है, किस दिनांक को आपकी करेक्शन की लास्ट डेट होनी है, और साथ ही साथ क्या आपके फिजिकल कब होंगे, आपका एग्जाम कब होगा, है ना। इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि आखिर फॉर्म कब से आ रहे हैं, यानी कि फॉर्म की अप्लाई डेट आखिर क्या है, आपके फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो साथियों, एक चीज आपको मैं बता दूं, जो 60,244 पद है फाइनल स्टेज पर भर्ती पहुंची हुई है, यानी कि मेडिकल शेष है। अब जो हमारे साथी मेडिकल पास कर लेंगे वो कहाँ जाएंगे? फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन उनका हो जाएगा और वो पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग की उम्मीद लगाई जा रही है कि आपकी अप्रैल के लास्ट में इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा ना। जब ये ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, आपने बार बार सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के द्वारा विधानसभा में बोला जा रहा है कि ये 60,200 जो पद हैं, ये साथी चयन होकर इनका ये पहुंचेंगे कहाँ? ट्रेनिंग पर। और साथ ही साथ हमने एक और 30,000 की, फिर बोला उन्होंने 35,000 का, फिर बोला 40,000 का, है ना। यानी कि इतनी भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बोलना हुआ है, भर्ती बोर्ड तत्काल तैयार हो गया और उन्होंने अपना प्रस्ताव बनाकर कहाँ भेज दिया? सरकार के पास भेज दिया, है ना। यानी कि पूरी तरीके से तैयार भर्ती रखी हुई है, अब सिर्फ इंतजार है नोटिफिकेशन आउट होने का। तो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपका आउट हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं तो ये अप्रैल में 60,244 जो हमारे साथी हैं ये अप्रैल में चले जाएंगे। मई में आपके फॉर्म आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कब आ जाएंगे? मई में आपके फॉर्म आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब फॉर्म आ जाते हैं तो 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलता है। मई में फॉर्म आएंगे तो जून तक आपके ये फॉर्म चलेंगे, यानी कि लास्ट डेट की हम कह सकते हैं कि जून आपका लास्ट डेट रहने वाला है ना। वही फी की लास्ट डेट भी वही होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना। अब साथ ही साथ करेक्शन की भी लगभग वही डेट होती है या फिर 2-4 दिन और एक्स्ट्रा इसमें दे दिए जाते हैं ना। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आखिर इसका पेपर कब होना है। अब आप एक काम करो, पिछले 2 से या 3 भर्ती आप उठाकर देखो, वो लगभग साल की स्टार्टिंग में आती है, यानी कि अप्रैल मई जून में भर्ती आ जाती है। और अभी तक जो भी मतलब वैकेंसी आई है उनका जो भी एग्जाम होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी जो पिछली भर्ती थी ये भी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ, लेकिन जब कैंसिल हो गया तो ये आगे अपना फरवरी के आसपास तक पहुंच गया है ना।
लेकिन जो आपका एग्जाम होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह होते हैं, इनमें ही आपका एग्जाम होना है। और जो ये भर्ती आ रही है इसका एग्जाम भी आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होना है। आपको जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है, नहीं इसका ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है, ठीक है। और इस भर्ती में क्या होना है, शायद बदलाव की आशंका है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी भर्ती होती है, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, है ना। तो ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ऑफलाइन की ज्यादा हो जाती है। बाकी इतना समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर होना है, ठीक है। अब वहीं जब ये फॉर्म आ जाएंगे तो इसमें जब फॉर्म भरने के लिए आपको फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार फ्री में तो फॉर्म भरवाती नहीं है आपसे फॉर्म जब भरोगे तो उसकी फीस भी ली जाएगी। अब बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए क्या आखिर फीस रहने वाली है ना। जनरल हो, ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, या फिर इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से, उत्तर प्रदेश के अलावा आप अन्य राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए क्या आपकी इसमें फीस रहने वाली है, तो फीस रहेगी आपकी 400 रुपए, है ना। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर महिलाएं, तो इसमें कोई फीस नहीं लगती है। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो ऑनलाइन ही आपकी फीस जमा होगी। ऑनलाइन फीस आप चाहे क्रेडिट कार्ड से जमा करें, या आप डेबिट कार्ड से करें, या आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करें, आप किसी भी वे में आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। अब साथियों उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक सबसे बड़ा सवाल बनता है, जिसका वाकई मैं कहता हूं कि यार मुझे भी मतलब मैं भी सोचता हूं कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो सवाल बनता है एज का। उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी के जो भी साथी हैं, महिलाओं के लिए तो खैर चलो थोड़ी सी और छूट दी गई है, लेकिन पुरुषों के लिए तो यार वाकई अगर देखा जाए तो नाइंसाफी है, क्योंकि कंपटीशन की लाइन में आते हैं तो एक आध साल तो समझने में निकल जाता है कि आखिर कंपटीशन है क्या चीज, समझने में, तैयारी करने में मतलब इतना समय निकल जाता है। इसमें जो एज दी गई है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष एज दी गई है आपका जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी कोई आती है तो ओबीसी में 3 वर्ष की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 5 वर्ष की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो हमारे सभी साथी हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, है ना, उनके साथ में आखिर इतनी नाइंसाफी क्यों है। कम यार 22 वर्ष अगर आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो बहुत ज्यादा है यार, इससे तो बहुत ही ज्यादा एज दी गई है ना। आखिर 2-3 साल का और क्यों नहीं इसमें एज को बढ़ा दिया जाए, है ना, क्योंकि जो पिछली हमारी भर्ती थी उसमें 3 साल आपको छूट दी गई थी, और वो छूट दी गई थी कोरोना के आधार पर। इस भर्ती में आपको छूट नहीं मिलने वाली है। तो इतना समझ लीजिए कि आपकी जो आयु रहने वाली है, मिनिमम आपकी 18 वर्ष रहने वाली है, अधिकतम आयु आपकी 22 वर्ष रहने वाली है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपकी आयु में 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। यानी कि जो आयु आपकी 22 वर्ष है मैक्सिमम, उसमें 5 वर्ष और ऐड कर दीजिए, यानी कि 27 वर्ष आपकी हाईएस्ट हो जाएगी। महिलाओं की बात करता हूं जनरल में, तो महिलाओं के लिए 25 वर्ष मैक्सिमम है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब वही इतना समझ लीजिए कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी की जो महिलाओं हैं उनके लिए भी छूट मिल जाएगी, क्योंकि जो महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी की महिला होंगी उनके लिए जो मैक्सिमम आयु है वो है 25 वर्ष, तो 25 और 5 30 वर्ष हो जाएगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी महिलाओं के लिए, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम होता है ना? एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने वाले साथी कहां पहुंचे हैं, वो पहुंचते हैं फिजिकल के लिए, और जो फिजिकल पास कर लेते हैं वो पहुंचते हैं मेडिकल के लिए, और जो मेडिकल पास कर लेते हैं फाइनली उनका क्या हो जाता है, उनका मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका होता है सिलेक्शन प्रोसेस उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती। अब जब उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले पेपर ऐड कर दिया है, यानी कि एग्जाम दे दिया गया है, तो एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, कितना समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, वो सभी पर हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। 4 पार्ट आपके आते हैं पेपर में, यानी कि कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का, यानी कि जनरल नॉलेज आपकी हो जाती है 76 नंबर की, ठीक है। वही अगर मैथ की बात करता हूं तो 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये हो जाते हैं
76 नंबर के, है ना। वही अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करता हूं तो 37% रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो होंगे 74 नंबर के, है ना। वही बचता क्या है, हिंदी बचता है। हिंदी में भी 37% पूछे जाते हैं, जिनके नंबर बन जाते हैं कितने, 74। अब एक कड़वी सच्चाई और आपको बता देता हूं इसके साथ साथ में, जो रीजनिंग में 37% दिए गए हैं, ये तो होता सिलेबस का आधार। लेकिन अगर एक्चुअली कंडीशन देखोगे, वास्तविकता अगर पेपर की देखोगे, तो जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, जब आप पेपर को देखोगे, वो क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन की अगर काउंटिंग करोगे रीजनिंग की, लगभग 65 से 70% आपको रीजनिंग के मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, किस आधार पर मिलेंगे, वो भी समझिए। रीजनिंग के तो आते ही आते हैं, है ना, 37%। जो मैथ का जो बेसिक होता है उसको भी रीजनिंग में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि रीजनिंग और मैथ की आप पहचान नहीं कर पाओगे, वो रीजनिंग में ही ऐड हो जाता है। लगभग 65 से 70% रीजनिंग के बन जाते हैं, और इसीलिए आपका सिलेक्शन होने की जो परसेंटेज है वो और ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने रीजनिंग पर अच्छी कमांड की है तो आपका सिलेक्शन आसान होगा। साथ ही साथ रीजनिंग के अलावा अगर आपने हिंदी पर भी पकड़ बनाई है, यकीन मानिए हिंदी और रीजनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में बहुत अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग और हिंदी पर बिल्कुल मजबूत पकड़ बना लीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 100% अपना स्कोर कर सकते हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी को आप सही कर सकते हो। इन दो के बाद में जो तीसरा सब्जेक्ट बनता है वो बनता है आपका मैथ का। मैथ में अगर मैं बात करूं, लगभग 70% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजी होते हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने नॉर्मल मैथ भी अगर आपने करा है। अगर आपने कभी मैथ ही नहीं पढ़ा तब आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी मैथ पढ़ा है तो 70% आप क्वेश्चंस कर सकते हो। यानी कि अगर आपके, ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके 37% आ रहे हैं, है ना, तो लगभग उनमें 24-25% तो ऐसे आएंगे जिन्हें आप आसानी के साथ में कर सकते हो। तो इसमें ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 65% आपके रीजनिंग के हो गए, 25% आप किसके समझ लीजिए, मैथ के समझ लीजिए, तो आपके हो जाते हैं कितने, 90%। उसके अलावा जो आपकी हिंदी बचती है, कितने हिंदी के हो जाते हैं आपके 37%, है ना। 37 में अगर आप 35 भी करोगे तब आपका स्कोर 120 के आसपास पहुंच जाता है, और आपका 120 पे कोई सिलेक्शन रोका नहीं। 110 के आसपास कर अगर आपका है, 105 और 110, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यह है सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, जिनके नंबर होते हैं टोटल 100, मतलब 300, है ना। 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है, तो आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। वही निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, और इस 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय दिया जाता है इसमें 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपका जो एग्जाम होना है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का होगा, कितने समय के लिए मतलब कितना समय आपको इसमें दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। साथी, जो साथी हमारे एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, अब उनका होता है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपसे मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे, जिनको आपको दिखाना पड़ेगा, ना। या फिर जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो वहां भी आपके पास उस समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो एक नजर उन पे डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज हो जाती है कि इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इसमें 12वीं पास। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं पास, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन, है ना। तो 12वीं पास आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप भारत के हैं, भारत के निवासी हैं। भारत के निवासी हैं तो भारत के आप किस राज्य से हैं, आप जिस भी राज्य से हैं तो उसमें किस जिले से हैं, किस तहसील से हैं, किस ब्लॉक से हैं, किस गांव से हैं, है ना। वो सभी आपका डोमिसाइल तय करेगा, है ना। साथ ही साथ इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा ये आपको होगा कि आपके आयु में छूट मिल जाएगी। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, एससी या फिर एसटी का जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो आपको आयु में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस के अगर आपने सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें आपको मेरिट के आधार पर छूट मिल जाएगी, है। आयु में छूट नहीं मिलेगी ईडब्ल्यूएस को, लेकिन मेरिट में जरूर मिल जाएगी। ठीक है। वही अदर सर्टिफिकेट जैसे एनसीसी का है
या फिर आप एक्समैन है, या फिर महिला शादीशुदा होती है तो उनका, या तलाकशुदा होती है उनका, है ना, या फिर किसी ऐसी महिला हमारी बहन जिनका जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं उनका, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होते हैं, जो सर्टिफिकेट है, उनके आधार पर भी अगर आप भर्ती में छूट चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कि जो आपको डेट ऑफ बर्थ जो जांच की जाएगी उसका आधार के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है। अब आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, या फिर इसके अलावा आप सरकारी किसी विभाग में सर्विस कर रहे हैं तो वहां का कोई आईडी कार्ड है, या आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां का कोई आईडी कार्ड है। ये बहुत सारी आईडीज होती हैं, है ना, वहां का अगर कोई भी है तो वो आपकी एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होंगी, यानी कि मानी जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जन्म तिथि की जो जांच होगा, उसकी जन्म तिथि का जो आधार माना जाएगा वो 10वीं की मार्कशीट माना जाएगा, यानी कि जो आपकी जन्म तिथि जो जांच होगी वो 10वीं की मार्कशीट के बेस पर होगी। जो 10वीं की मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई होगी वही मान्य होगी, है ना, इस चीज को याद रखेंगे। साथ ही साथ आवेदन पत्र में आवेदक, यानी कि आप जब फॉर्म को सबमिट करोगे अपना नाम, माता पिता का नाम या कोई भी अन्य जानकारी है वो बिल्कुल सटीक भरे, यानी कि किसी प्रकार की उसमें कोई गलती ना करें, है ना। इसके अलावा प्रमाण पत्रों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है ना, जैसे आप फॉर्म भरते समय कुछ और बता रहे हो और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप कुछ और प्रमाण पत्र दिखा रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इस जो कंपटीशन की जो रेस है ना, उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा, और जो पार्टिसिपेट आपने किया उससे आपको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सावधानियां बरतेंगे। अब साथी जो हमारे साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, यहां से पास हो जाएंगे, अब होता है उनका क्या, फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, हाइट चेस्ट मापी जाएगी, आपसे रेस लगवाई जाएगी, है। अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, तो वो देखिए समझिए। इसमें बहुत सारे इवेंट लिखे हुए हैं, लेकिन जो भी आपके लिए हैं उन पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रनिंग की मैं बात करता हूं, तो महिला पुरुष दोनों के लिए रनिंग होगी और एक एक चांस ही दिया जाएगा, एक चांस में आपको रेस लगानी पड़ेगी। 4.8 किलोमीटर की रेस होगी पुरुषों के लिए, आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको 4.8 किलोमीटर ही रेस लगानी पड़ेगी, समय आपको दिया जाएगा 25 मिनट का। महिला है तो 2.4 किलोमीटर आपको रेस लगानी पड़ेगी, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, समय दिया जाएगा आपको 14 मिनट का, है ना, याद रखेंगे। चेस्ट की बात करता हूं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी चेस्ट मापी जाएगी 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। नॉर्मल जो चेस्ट मापी जाएगी 79 है और फुलाव के साथ में 84 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिएगा। महिलाओं में चेस्ट नहीं मापी जाती है, उनका वेट मापा जाता है, तो 40 किलो कम से कम वेट होना चाहिए। 40 से कम होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, 40 से अधिक कितना भी हो वो चल जाएगा, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि आप रेस नहीं लगा पाओ, है ना, यानी कि 40 से ज्यादा हो और ज्यादा भी ना हो, और अगर कितना भी ज्यादा हो लेकिन आपको रेस तो लगानी पड़ेगी अगर आप फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है। वही अगर मैं हाइट की बात करता हूं, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर है ना, महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर है हाइट, ठीक है। अब लॉन्ग जंप इसमें नहीं होता, हाई जंप इसमें नहीं होता, गोला फेंक इसमें नहीं होता, केवल इसमें 3 इवेंट होंगे आपके। पहला आपका रनिंग हो जाती है, दूसरा आपकी चेस्ट हो जाती है, और तीसरा हो जाता है आपका हाइट। जो हमारे साथी इसको कंप्लीट कर लेंगे, अब उनका क्या हो जाता है, वो पहुंचेंगे मेडिकल के लिए, है ना। अब मेडिकल के लिए भी स्पेशली मैंने एक वीडियो जारी की थी, आई होप कि आपने देखी होगी, नहीं होगी तो फिर मैं एक और अलग से बना दूंगा कि आप अभी से बिल्कुल तैयार हैं, मेडिकल फिट हो जाए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन साथी हमारे इस फॉर्म को भर सकता है ना, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। मैं हालांकि पहले भी आपको बता चुका हूं, इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी 10+2 यानी कि 12वीं पास। आपने उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12वीं की है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, यानी कि केवल आपके पास 12वीं होनी चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई योग्यता इसमें नहीं मांगी गई।
ये डीएफ और पीएससी दोनों के ही इसमें पद आते हैं। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। केवल भारत का नागरिक ही इस फॉर्म को भर सकता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। योग्यता 12वीं पास मांगी जाती है। आयु 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष मांगी जाती है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट इसमें अतिरिक्त दी जाती है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, सबसे पहले एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फाइनल मेरिट के आधार पर फिर आपका हो जाता है सिलेक्शन। सैलरी की बात करता हूं, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इसमें आपको बेसिक बनकर आपका सैलरी लगभग 35,000 प्लस में आपकी महीने की आपकी वेतन बन जाएगी। इसमें चैनल पर नए हैं तो नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।